अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? रेड विदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ कर बाय अरीज राव का 5th एपिसोड लेकर। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। बाब सोम मसूद मलाइक है एजाज की बात या है कमे दौरा खाके खाक को समझा गया लायक ताजीम के वो जिनके खातिर फरिश्ते हुए सर पे सजदा। जब इब्लीस ने किया परस्ती से खाक से इनकार, पुकारा गया उसको मुनकर खुदा। क्या तुम भुला बैठे अजमत इंसा को? कत्ल करो इंसा को या इंसानियत को दफना दो। तुम मसूद मलाइक हो, कुछ तो ख्याल करो। सुल्तान कहाँ है? बारोब और कड़क चेहरे के मालिक आलम फराज पूछ रहे थे। सवाल रईसा आलम से किया गया था। वो कुछ दोस्तों के साथ मरी गया है। अंदाज मोहतात था। ऐसे कौन से दोस्त है उसके जिससे हम वाकिफ नहीं है? इस बार आंखों का रुख कामरान आलम की सिम था। जैसा कि मैंने कहा, सोफिया महल के मकीन ज्यादातर डाइनिंग टेबल पर ही इकट्ठे होते थे। इस वक्त भी वो अपनी अपनी प्लेट पर सर झुकाए खाने से इंसाफ करने में मसरूफ थे। मुझे बाद में बताया उसने कि वो मरी गया है। कुछ दोस्तों का प्लान था। उनका लहजा और अंदाज बता रहा था कि कुछ लम्हों पहले तक वो जानते भी ना थे कि सुल्तान आलम सोफिया महल में मौजूद नहीं है। वापस बुलाओ उसे कामरान, कल तक। बात नहीं, हुक्म था, और बात रद्द की जा सकती है। हुक्म को रद्द किया जाए तो वो हुक्म अदूली कहलाता है। रईसा आलम ने बेसख्त पहलू बदला था। जी बेहतर। फर्माबरदारी से सर अस्वाद में हिला दिया गया। और ये मैं क्या सुन रहा हूँ कामरान आलम? तुम्हारा बड़ा बेटा क्या करता फिर रहा है? तो गुस्सा सुल्तान आलम पर नहीं, जैन कमाल पर था। बोलते वक्त पानी का गिलास भी साथ ही उठाया गया। मैंने कॉल की थी उसे, उसने जवाब। तुमने कॉल की थी कामरान आलम? कैसे बाप हो तुम? हाँ, तुम्हारा बेटा तुम्हारी मर्जी के बगैर निकाह करता फिर रहा है और तुम कह रहे हो तुमने कॉल की थी और उसने जवाब नहीं दिया। वो बोले नहीं थे, गुर्राए थे। मेज पर चम्मच कांटों की आवाज रुकी थी। बाबा, वो धीमी सी आवाज में बोले। आवाज दूर, आंखें उठाने की भी जरूरत न थी। रईसा आलम ने घूर कर अपने शौहर को देखा था। कोशिश करो मेरे पोते को अपने नक्शे कदम पर चलने से रोको कामरान आलम, वरना मैं फिर उसे वैसे ही रोकूंगा जैसे तुम्हें रोका था। आप भी जानते हैं वो कामरान आलम नहीं है बाबा। मैं रुक गया था, वो मर जाएगा या मार देगा, वो मुझ पर नहीं गया, इसलिए मुश्किल नहीं है। वो आप जैसा है, आपका पलटू, उसने पीछे हटना नहीं सीखा। मुझ जैसा होता तो किसी से भी निकाह ना कर लेता। उन्होंने कहते सर झटका था। वो किसी बख्तावर खान की बेटी है। इस बार रईसा आलम बोली थी, और वो जो बोली थी वहां सख्ता तरी कर गई थी। आलम फराज ने झटके से सर उठाया था। बख्तावर खान की बेटी? कामरान आलम का बेसख्ता दिल धड़का था। हाँ, मेरी भतीजी नेमल बख्तावर खान। मेरी पर अच्छा खासा जोर दिया गया था, गोया रिश्तों का एहसास दिलाया गया हो। कामरान आलम, तुम्हारा बड़ा बेटा कल मुझे हर सूरत अपने सामने चाहिए। अगर आराम से ना आए तो उठवा लेना। वो झटके से चेयर घसीटते उठे थे। गोद में रखा नेपकिन फेंकते लंबे लंबे डग भरते डाइनिंग हॉल से निकल गए। तुम ये बात पहले से जानती थी रईसा खान? सोफिया महल के दरो दीवारों ने बहुत कम कामरान आलम को गुर्राते सुना था, लेकिन इस वक्त वो बस सब तबाह कर देना चाहते थे। हाँ, और प्लीज अब ये मत कहना कि तुम्हें क्यों नहीं बताया। विल यू जस्ट शट अप रईसा मुनावर खान? डोंट यू डेयर टू कॉल मी विद दिस नेम कामरान आलम। वो उनसे बुलंद सीखी थी। क्यों, तुम्हें शर्म आ रही है? आनी भी चाहिए, तुम्हारे बच्चे को भी तो पता चले कि तुम अपने ही बाप से किस कदर नफरत करती हो। रईसा मुनव्वर खान। हाँ, मैं करती हूँ नफरत कामरान आलम। और क्या तुम मेरी नफरत की शिद्दत से वाकिफ हो? तुम्हें लगता है कि जैन कमाल तुम्हारे बाप पर गया है तो तुम्हें गलत लगता है। वो मेरी फोस्टर बहन का बेटा है, और तुम्हारी बदकिस्मती है कि वो मुझ जैसा है। तुम जैसा रईसा मुनव्वर खान? अगर जैन कमाल तुम जैसा हो तो जोहरा उसकी पैदाइश पर उसका गला घोट देती, मुझे यकीन है। हैरत है, अपनी जोहरा पर इतना यकीन होने के बावजूद तुमने उसे छोड़ दिया था कामरान आलम। शैतान के शर से तो अल्लाह के पाक बंदे नहीं बच पाए, तो मैं क्या चीज हूँ? जैन कमाल ठीक कहता है, तुम्हें गुनाह जस्टिफाई करने आते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे से लड़कर जा चुके थे, और उन दोनों ने ही ध्यान नहीं दिया था कि दो वजूद डाइनिंग हॉल में बैठे आंखों में ढेर सारे सवाल लिए उनको देख रहे थे। जैन कमाल मोम की बहन का बेटा है, लेकिन वो तो डेड की पहली वाइफ का बेटा है। मेरा मतलब, हाउ इज दिस पॉसिबल? नैन आलम की हैरत में डूबी हुई आवाज गूंजी थी। तुमने सुना? मॉम ने कहा है जैन कमाल उनकी फोस्टर सिस्टर के बेटे हैं। वो प्लेट वापस अपनी तरफ खिसकाकर चम्मच उठाता हुआ बोल रहा था। तो इट मीन्स मॉम की कोई स्टेप सिस्टर भी थी? फोस्टर सिस्टर। फोस्टर चाइल्ड वो बच्चा होता है जो वक्ती तौर पर
हालात को मद्देनजर रखते अडॉप्ट किया जाता है और बच्चे की हकीकी वालिदैन किसी भी वक्त अपनी औलाद की वापसी का मुतालबा कर सकते हैं। वो पुरसकून था, खाना दोबारा शुरू कर चुका था। इम्प्रेसिव। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये लफ्ज नैन आलम का तकिया कलाम है? हाँ, अब तुम मॉम और उनके रिलेशनशिप साइकिल पर रिपोर्ट ना लिखने बैठ जाना। सोचा जा सकता है। वो हंसी थी। तुम नेमल कमाल से मिली? अब के लहजे में तजस्सुस उभरा। हूँ? बेजारी कैसी है? वो इश्तियाक से पूछ रहा था। दिलचस्पी वो सिर्फ जैन कमाल के मामलों में ही दिखाता था। इंतहाई रूड, बदतमीज और ओवररेटेड। वो कहकर चम्मच प्लेट में पटकती जा चुकी थी। ये तो अच्छी बात है, नहीं? वो आहिस्ता से बड़बड़ाया था। जी कामरान साहब। वह अपने होटल्स के मेन ऑफिस के रॉकिंग चेयर पर बैठा हुआ अपना फोन कान से लगाए हुए एक हाथ से अपने सेक्रेटरी को जाने का इशारा कर गया। कैसे हो? वो कमरा अदालत के लिए बस निकलने ही वाले थे कि उनको आलम फराज का हुक्म याद आया। आप फारिग हैं? क्योंकि मैं अच्छा खासा मसरूफ हूँ। क्या हम सिर्फ काम की ही बात नहीं कर सकते? बाप से बात करने की तमीज सीखनी चाहिए तुम्हें जैन कमाल। बेहतर, अपने बुरे रवैये के लिए माजरत। कहिए क्यों याद आया? वो खामोश हो गया था। बाप से बदतमीजी नहीं करना चाहता था वो, बस खुद ब खुद हो जाती थी। आज आलम इंडस्ट्रीज में बाबा तुमसे मिलना चाहेंगे। मेरी जरूरी मीटिंग है आज, तो मुमकिन नहीं। बाबा ने कहा है कि जरूरी आना है। अपने वालिद साहब से कह दीजिएगा कि काम उनको है, मेरा ऑफिस हाजिर है। जोहरा की औलाद इस कदर बदतमीज हो सकती है, मुझे अंदाजा नहीं था। जोहरा की औलाद? कामरान साहब जाने दीजिए। मैंने जवाब दिया तो आप मुझे बदतमीज और बदलिहाज डिक्लेयर कर देंगे। बाबा का हुक्म है कि तुम ना आओ तो जबरदस्ती उठवा लिया जाए। अच्छा, मुझे आज तक किसी ने नहीं उठाया। बचपन से किडनैप होने की बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले कि मज़दाक ये ख्वाहिश भी अधूरी ही रही। आप पूरी कर दें? वो हंसा था। बेहतर, फी अमानिल्लाह। उन्होंने सर झटका। दादा पोते के बीच में बिला वजह वो पिस रहे थे। फी अमानिल्लाह। कॉल काटते वो एक बार फिर सेक्रेटरी को बुला चुका था। आज दोपहर की मीटिंग पोस्टपोन कर दें। वो बोतल के जिन की तरह हाजिर होती सेक्रेटरी से मुखातिब था। बट सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो हैरान हुई थी। मैंने ये नहीं कहा कि कैंसिल कर दें मिस हैदर। उसे बोलकर जाने का इशारा किए वो एक बार फिर अपना फोन उठा चुका था। मोमिन मुराद, अपने दादा ससुर से मिलना चाहोगे? बगैर उसकी बात सुने वो फोन काट चुका था। 2 दिन और ठहर जाओ। मुकम्मल अंधेरे कमरे में टांग पर टांग रखे उस अंधेरे का ही हिस्सा मालूम होती थी एक औरत, और उसके बिल्कुल मुकाबिल कांच के नाजुक से तिकोन वाले गिलास में सुनहरे रंग का मादा डाले उससे वक्फे वक्फे से घुट भरता पर इसरार सा शख्स बैठा था। मैं तुम्हारे हुक्म का पाबंद नहीं। हर किस्म की लड़खड़ाहट से पाक लहजा। देखो, अभी तुम सिर्फ नुकसान। वो औरत मोहताज से बोल रही थी। मेरे फायदे नुकसान तुम्हारे दर्द सर नहीं। तुम अपने साहबजादे को संभालो। वो उसकी बात बीच में काट चुका था। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? वो झटकी थी। सामने बैठे वजूद से किसी भी चीज की उम्मीद की जा सकती थी। वो कब किसी को जहन्नम वासिल कर दे कौन जाने। सुल्तान आलम, लगा में डालो उसको। वो कहकर टेबल की जानिब बढ़ता कांच की बोतल से वो सुनहरी महलूल फिर से अपने ग्लास में उंडेलने लगा। हाँ, तुम्हें चाहिए कि तुम कोशिश करो मुझे रास्ते से हटा दो, वरना तुम अपने दुश्मनों की सफ में मुझे सबसे आगे पाओगे। हुकूमत पसंद शख्स की आवाज गूंजी। वो अब काफी हद तक पुरसुकून था। सुल्तान, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? उसकी माँ फौरन उसकी जाने पड़ी थी। उस औरत को अभी भी ये गुमान था कि वो अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। वो बेवफा औरत सिर्फ अपने इंतकाम से वफा करना जानती थी। तुम्हें मारना मुश्किल नहीं मेरे लिए। उस शख्स ने बड़ी बेजारी से उस औरत का तड़पता हुआ देखा था। कुछ चीजें मुश्किल नहीं, नामुमकिन होती हैं। वो माँ को एक तरफ किया, उसके बिल्कुल सामने स्टूल घसीट कर बैठ चुका था। नामुमकिनात को मुकम्मल करना मेरा पसंदीदा मशगला है। वो बोलकर गिलास लबों से लगा गया था। तो फिर मैं अभी तक सांसें क्यों ले रहा हूँ? क्या तुम्हारे पास गन नहीं? अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। मैं सोच रहा हूँ तुम्हें मार दिया तो आलम्स का क्या होगा? वो तरस ही खा रहा था। ओहो, तुम ये सोचो कि मुझे मार दिया तो तुम्हारा क्या होगा? वो जैसे मुस्कुराया हो। मैं वो चीजें नहीं सोचता जो बेमकसद हो। वो कंधे उसका कर कह रहा था। तिकोन नुमा ग्लास हाथ में मखसूस अंदाज में हिल रहा था। सुनहरी महलूल भी साथ ही महू हरकत था। बेमकसद चीजें ना सोचने और खौफजदा कर देने वाली चीजों को सोचने से गुरेज करने में फर्क होता है, जो तुम्हें समझना चाहिए। उसने नागवारी से उसके हाथ में हराम शय देखी थी। मुकाबिल का चेहरा मुकम्मल तौर पर मास्क में छुपा हुआ था
आंखें भी काफी हद तक गैर वाजे थी। मुझे खौफ पसंद है, लेकिन सिर्फ मुकाबिल की आंखों और अल्फाज में। मुझे खौफजदा करने की सजा में मुकाबिल को मौत से मिलाकर देता हूँ। वो जैसे तंग भी कर रहा था। क्योंकि तुमने आज तक अपने मुकाबिल अपने म्यार के रखे हैं, कभी अपने म्यार से ऊपर आओ तो तुम्हें दुश्मनी और मुकाबले का ढंग सिखाऊं। हुकूमत पसंद इंसान ने पीछे हटना नहीं सीखा था। मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी। अब वो वजूद ग्लास टेबल पर रखे उठ चुका था। उनकी तरफ पीट किए रुख दीवार की खिड़की की जानिब था, जिससे हल्की टिमटिमाती रोशनियां अंधेरे कमरे को रोशन करने से महरूम थी। तुम्हें अपने बारे में इतनी खुशफहमी क्यों है? बेजारी से सर झटका। क्योंकि मुझे रिश्तों की मुखलसी के बारे में गलतफहमी नहीं है। पता नहीं तंज था या क्या, लेकिन रईसा आलम का चेहरा सुर्ख हुआ था और सुल्तान आलम ने मतलब जानकर भी चेहरा बेतासुर ही रखा था। तुम्हें जानने में दिलचस्पी नहीं है, बस इतना कहना था कि आलम्स और बख्तावर से दूर रहना। वह कहकर उठ चुका था। हाथ जेबों में डाले उसकी पुष्ट पर नजरें जमाए माँ को साथ चलने का इशारा कर गया। आलम्स की तो समझ में आती है, ये बख्तावर्स की इतनी परवाह क्यों है तुम्हें? वाज़े मजाक उड़ाया गया था। क्योंकि मुझे रिश्तों के तकद्दुस का ख्याल है। मैं इसके बाद दोहराऊंगा नहीं। आलम्स और बख्तावर्स, बाशमुल जैन कमाल और नेमल कमाल से दूर रहना। उंगली उठाकर तंबी किए हाथ से कांच की हराम महलूल से भरी बोतल जमी बोस करता वह माँ को हिसार में ले जा चुका था। और रुख दूसरी तरफ किए खड़े शख्स ने अपनी जहरीली मुस्कुराहट को लबों पर आने से रोका नहीं था। क्या तुम्हें उसे जानने का तजस्सुस नहीं है? एएसपी नेमल कमाल स्पीकिंग। आंखें किसी गैर मामूली चीज पर टिकाए अपने कोट की जेबों में हाथ डाले गाड़ी से पुश टिकाए खड़ी वो हसीन लड़की हर आने जाने वाले की निगाह का मरकज बनी हुई थी और उसे नजरों में रहना पसंद नहीं था। एक नागवार नजर घूरते लोगों पर डालकर वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसमें बैठी थी। फोन कान से लगाए हुए थे। नंबर दिया था बाबा ने आपका। फोन पर से एक लड़के की आवाज गूंजी। मिल सकते हो? नजरें गैर मुतहरिक गाड़ी के शीशे के बाहर टिकाए वो कह रही थी। अल्लाह अल्लाह, मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। वो जानती थी कुछ ऐसा ही जवाब आएगा। फाइक बख्तावर, तुम अपनी टांगों को जहमत दे सकते हो या मैं उठवा लूं? मैं बहुत थका हुआ हूँ, टांगों को मजीद मुशक्कत में नहीं डाल सकता। ऐसा करें आप उठवा लें। और वो कॉल काट चुकी थी। खुदा बख्श, मैं एक लड़के की तस्वीर भेज रही हूँ। मेरे थाने पहुंचने पर वो मेरे सामने होना चाहिए। हतमी अंदाज था। नहीं, ऑफिस में। दूसरी तरफ से कुछ पूछा गया था, जिसका जवाब देती वह फोन डैशबोर्ड पर उछालती हुई गाड़ी स्टार्ट कर चुकी थी। रुख थाने की जानिब था। जेक ने कहा था कि हमें लॉकेट ढूंढना नहीं चुराना है, फिर हम क्यों बिला वजह मगजमारी कर रहे हैं? मुंह हमेशा की तरह किसी चीज को जमाने के गर्ज से चल रहा था। क्या तुम ताश को जानती हो? वो लैपटॉप पर झुका हुआ कह रहा था। हाँ, जानती हूँ। एक डोरिटोस के पैकेट को खाली किए रैपर जमीन पर फेंकते दूसरा बिला तरद्दुद खोल दिया गया था। गुड, एक मीटिंग अरेंज करो उनके साथ। वो सर हिलाता कहता उसे नजरों से ही गंध फैलाने से रोक गया था, लेकिन उसकी आंखों के इशारे से फार्क किसे पड़ता था। "अं? और मीटिंग किस खुशी में? तुमने रिश्ता मांगना है?" वो पूरे लॉन्च में नजरें घुमा रही थी, फिर खुद ही जेडी को ओसीडी का मरीज का लकब देकर सर झटका। अल्लाह अल्लाह, इस कदर सफाई। ताश और वुल्फ। वो मसरूफ था और अपने काम में खलल नहीं डालना चाहता था। यही वजह थी कि उसके रिश्ते वाली बात को दरगुजर कर गया। वुल्फ, तुम कैसे जानते हो उन्हें? वो बिल्कुल वैसे चौंकी थी जैसे मोमिन मुराद जैन आलम कमाल को जेक के सामने अपने आप को वुल्फ कहते हुए देखकर चौंका था। मैं इसी दुनिया का बासी हूँ ऐश मिकाइल, वो बेजारी से कह रहा था। मैंने कब कहा तुम्हारे खानदान वालों ने तुम्हें मार से धक्का दिया था और फिर तुम हमारी दुनिया में आकर एलियंस की नुमाइंदगी करने लगे? अंदाज बेनियाजी लिए हुए था। जैन कमाल कौन है, वुल्फ या ताश? ये जहांगीर दिलावर ने टेक से ऐश मिकाइल को सदमे में भेजा था। वो अपनी जगह से उछली थी। इस बात से सब वाकिफ थे कि जैन कमाल हैकर है, लेकिन वो किस क्लेबर का हैकर है या वो क्या कुछ करता रहा है कोई भी नहीं जानता था। दुनिया के सामने वो होटल चैन का मालिक जैन कमाल था। अगर कोई जानता भी था तो उसे कारामन कादबीन के नाम से जानता था। कजा के उसका खुफिया नाम जानना। तुमने जानकर क्या करना है? वो 2 मिनट के वक्फे से बोली थी। जितना बड़ा सदमा उसे लगा था, इतना टाइम तो खुद को संभालने में लगना था। या फिर जैन कमाल ही वुल्फ भी है और ताश भी? दूसरा सदमा। ऐश मिकाइल ने आंखें फाड़कर उसको देखा था। नामुमकिन, वो बड़बड़ाई थी। हो ही नहीं सकता था कि जैन कमाल की मर्जी के बगैर कोई उसका नाम जान पाता। तुम जैन कमाल से मिले हो? वो पूछ नहीं रही थी, वो बता रही थी। अंदाज में यकीन ही यकीन था। तुम्हें इतनी देर लगी जानने में?
वो हंसा था। जहांगीर दिलावर, पहले का तो पता नहीं, लेकिन मैंने अब तुम्हें मार्क्स जरूर भेज देना है। कब मिले थे तुम जैन कमाल से? वो गुर्राई थी। अंदाज मजाक करने वाला हरगिज नहीं था। जैक से मिलने के एक दिन बाद वो कंधे उसका कर कहता, मुस्कुराहट दबा गया था। और वल्लाह, ऐश में कल का दिल किया कि वो लॉन्च में पड़े हुए शोपीस, दीवारों पर लगी पेंटिंग्स और मीडियम साइज एलईडी से लेकर किचन में पड़े बर्तन, डाइनिंग टेबल के गिर्द पड़ी हुई कुर्सियां तक गर्ज के सब उठाकर एक एक करती जहांगीर दिलावर के सर पर मारती जाए और बस मारती जाए। क्या उस रोज सड़क पर कोई भी शख्स नशे में गाड़ी नहीं चला रहा था जिसके नीचे तुम आ जाते और मुझे रोने का मौका देते जहांगीर दिलावर? ऐश मिकाइल और उसके जानलेवा सवाल था या धमकी? मुकाबिल ने भरपूर हिस्स उठाते हुए पूछा था। तुम्हारी मौत का वारंट, नकली चोर। वो गुर्रा कर कहती हुई एक झटके से अपना बैग उठाती दरवाजे की जानी बढ़ी थी। कहाँ जा रही हो? सवाल नहीं था, सीधा सीधा मजाक उड़ाया गया था। तुम जेडी, मुझसे बात न करना, और ये धमकी नहीं है, तुम्हारे लिए हिफाजती तदबीर है। उंगली उठाकर कहती वो एक धमाके सी आवाज के साथ दरवाजा बंद कर जा चुकी थी। आहा, टमाटर बड़े मजेदार। वो गुनगुनाता हुआ दिल खोल कर हंसा था। हम कहाँ जा रहे हैं जैन कमाल? नींद से डूबी आंखें लिए सिया गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बैठा मोमिन मुराद पूछ रहा था। तुम्हारे ससुराल। उंगलियां मुसलसल स्टीयरिंग व्हील पर पियानो बजाने के से अंदाज में मुतहरिक थी। थाना दूसरी तरफ है, वो कहकर एक बार फिर नींद में उतर गया था। होश में आओ, कहते साथ एक थप्पड़ मोमिन के सर पर जड़ा था। उसका बार बार जमाई लेते देखकर जैन कमाल को भी अब नींद आने लगी थी। तुम्हें मैं बेहोश नजर आ रहा हूँ? वो नींद में भी लड़ने को तैयार बैठा था। नहीं, तुम मुझे नशे में नजर आ रहे हो, वो सर झटक कर कहता बैकव्यू मिरर पर नजर जमा गया। एक गाड़ी और उसके साथ ही सिया डाला मुसलसल उन लोगों का पीछा कर रहे थे। गाड़ी क्यों रोक दी? वो एक झटके से गाड़ी रुकने पर जैन कमाल के बकौल नशे से निकलता हुआ दाएं बाएं देखने लगा। अंदाज वाकई ही नशियों वाला था। मैं नहीं चाहता हमारे अगवाकारों को ज्यादा तरद्दुद करना पड़े, वह सुकून से कहता अपना सीट बेल्ट उतारे सीट के साथ पुष्ट लगा गया था। अगवाकार? ये क्या सीन है? अब वो मुकम्मल होश में लौटा था। अगले 5 मिनट में तुम अगवा होने वाले हो। अंदाज इतना लापरवाह था जितना जैन कमाल का मोमिन मुराद के ना होने वाली शादी का सुनकर अमूमन होता था। खाओ मेरी कसम, सच्ची? वो चीख ही तो पड़ा था। नहीं नहीं, परेशानी से नहीं, खुशी से। जैन कमाल और उसकी नामुराद बीवी मोमिन मुराद। फिर कभी खाऊंगा तुम्हारी झूठी कसम के जान छूटे तुमसे। वो आंखें घुमाकर कहता एक बार फिर गर्दन घुमाकर पीछे खड़ी गाड़ियों को देख रहा था। ये बारात किस खुशी में है साथ? अपनी गाड़ी के पीछे रुकी गाड़ियों को भी वो देख चुका था। तुम्हें लेने रुखसती की तैयारी करो। अपने बेल्ट में लगी गन निकालकर गाड़ी के डैशबोर्ड में रखी। आई एम रेडी बॉस। दुल्हन मिल नहीं रही, बन ही जाते हैं। सैल्यूट किया नहीं था मगर अंदाज वही था। तुम्हारी ठंडी आहों का असर है, सर्दी बढ़ती जा रही है। वो उसे घूर कर रह गया था जो हर बात में अपनी शादी का जिक्र छेड़ बैठता था। बात सुनो मियाँ, तुम हो बर्बादशाह, निकाह शुदा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आजाद बगैर किसी रोक टोक के जिंदगी बसर कर रहा हूँ। ठंडी आएं भरे मेरे दुश्मन। सियासतदान फराज आलम के मर्दाना बहू ने पल में बयान बदला था। इससे पहले कि उसकी नाराज आवाज पर कोई तंज करता किसी ने उसकी जानिब का दरवाजा जोर से बजाया था। आ गए तुम्हारे बाराती, रोने की तैयारी पकड़ो। वो गहरी सांस भरकर कहता शीशा नीचे कर गया था। नीचे उतरो फौरन। नीचे ही नीचे फैले गुंडे ने जैन कमाल को गन दिखाई थी। जैन कमाल को गन दिखाकर भी कोई जिंदा था, ये बात तारीख में लिखी जानी चाहिए थी। मैं अकेला ही आऊं, ये दोस्त है मेरा, इसे भी ले चले। कौन ना सदके जाए इस मासूमियत पर। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। कि मस्ताक उसने मोमिन मुराद को भी साथ घसीटा था। उतारो इसे भी। उस कराए के अगवाकार ने अपने साथी को मोमिन मुराद की तरफ जाने का इशारा किया था। मांगने के आदाब नहीं आते तुम्हें गुस्ताख। बादशाह सलामत ने गन का रुख अपनी जानिब देखकर रोब झाड़ा था। नहीं मतलब मैं कह रहा था कि गन दिखाकर कौन मांगता है। मुकाबिल को गन अपने माथे के साथ जोड़ते हुए देखकर गुर्राहट फौरन मिनमिनाहट में बदली थी। निकाल जो कुछ है पास। अच्छा था उनको अगवा करने के पैसे तो मिलने ही थे, क्यों ना साथ में लूट भी लिया जाए। जबरदस्त, ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया उसे। आ गया याद, तुम वही हो ना जो अनारकली बाजार के पहली सड़क पर लड़कियों को देखकर अपनी मनहूस सी शक्ल पर 12 के बजाय 1 बजा लेते हो और ख्वातीन के सामने टांग लटकाकर मांगने लगते हो, है ना? लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मर्दों से यूं भीख मांगते हो।
अंदाज एक्साइटमेंट से भरपूर था, जैसे दो पिछड़े यार मिल गए हों। बकवास बंद करो, गुर्राने की कोशिश करता। खासा मजाए का खेज लगा था वो। हा हा हा, ओ हो हा हा हा, सो स्वीट। जोर जोर से हंसने के बाद आंखों में जमा होता हुआ पानी उंगली के पोरवा से साफ करते हुए उस पर कॉम्प्लीमेंट पास किया था। उसकी हंसी को ब्रेक क्यूट से गुंडे की हवाई फायरिंग से लगी थी। ओह, ये चलती भी है। मुझे तो लगा था तुम्हारी तरह इसका इंजन भी खराब है। हाँ 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 हाँ, वो एक बार फिर हंसना शुरू हो चुका था और जैन कमाल समेत सारे गुंडे नुमा इंसान उस अजीब सी मखलूक को घूर रहे थे। तुम्हारे ड्रामे हो गए हों तो तमीज से गाड़ी से उतरो, देर हो रही है। जैन कमाल ने कदरे झुककर उसके कान में बोला था। सुसर जी को ढंग के गुंडे नहीं मिले हमें उठवाने के लिए। इनसे तो अगवाकार वाली फीलिंग ही नहीं आ रही। बाकायदा तौर पर सर नफी में हिलाया गया था। अगली बार तुम्हारी मर्जी के गुंडों की तस्वीर भेज दूंगा कि इन्हें हायर करें, ठीक है। एक जोरदार चपत मोमिन मुराद के सर पर रसीद की गई। हाँ, ये सही है। जनाब ने बच्चों की तरह जोर जोर से सर हाँ में हिलाया था। हैंडसम का तो पता नहीं, लेकिन मोमिन मुराद क्यूट तो था। मोमिन मुराद, तुम्हारी आवाज ना आए मुझे, हमेशा वाला जुमला बोला गया। ओके। और हमेशा की तरह ही मुंह फुलाकर खालिस्तान बीवियों वाले अंदाज में जवाब दिया गया। चले गुंडे भाई। गाड़ी से उतरता वो अपनी तरफ गनताने हुए खड़े गुंडे को देखकर बोला था। बंद हो इन्हें। रौब से बोलते गुंडे ने अपने साथी को इशारा किया और उसके हुक्म पर उसका एक साथी हाथ में रस्सी थामे जैन कमाल की जानिब बढ़ा और एक मोमिन की जानिब। और क्या तुम्हें मोमिन मुराद की जानिब बढ़ने वाले गुंडे पर तरस आया? अगर नहीं आया तो तुम्हें चाहिए कि तुम तरस खाओ। ऐसे नहीं बांधो, ये तो एक झटके में ही खुल जाएगा। हाँ, एक बार ऊपर से घुमाओ। अरे नहीं यार, हाँ यूं। ये जैन कमाल की आवाज थी जो अपने हाथ बांधते हुए गुंडे को हिदायत दे रहा था और मुकाबिल भी शराफत से उसकी बात मानता हुआ जैसे जैसे वो बोल रहा था करता गया। अबे तेरे फुप्पो का लड़का है ये जिसकी बात मान रहा है। उसके सरबरा गुंडे ने बड़े जोर की चपेट उस बेचारे मासूम से गुंडे के एक कान के नीचे धरी थी। पर भाई, मेरे तो फुप्पो ही नहीं है। वो बेचारा वाकई ही मासूम था। गुंडे सर, देर हो रही है, गाड़ी में बैठ कर लड़ लें। इससे पहले उसका सीनियर गुंडा एक बार फिर उसको मारता, जैन कमाल ने इंतहाई आजिज़ी से अपना मुद्दा बयान किया था। अबे तुम लोगों से समझदार तो ये है। अपने साथियों को घूर कर वो हंकारा भरता हुआ तनपन करता अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा था। आहा, हे, नहीं करे नशे में, शर्म आती है। वो पतला लेक जैसा गुंडा जो ही बांधने के लिए मोमिन मुराद का हाथ पकड़ता, वो बिदक कर हाथ पीछे खींच लेता था। वो पटा तो नहीं था, लेकिन एक हाथ की उंगलियां मुंह में दबाते हुए आंखें मटकाते शर्माने की वाहियात तरीन कोशिश करता। मोमिन मुराद उस पतले से वजूद को नाक तक आजिज कर चुका था। एक झापड़ मारूंगा ना, सारी शर्म नाक के जरिए बाहर निकल आएगी। पतली सी आवाज में दहाड़ा था। नाक के जरिए? आप जादूगर भी हैं सरताज जी? आंखें फाड़कर हैरान होने की मसनूई कोशिश करके आखिर में एक बार फिर शेमी शर्म से मुंह हाथों में छपा गया। अगर अब तुमने अपना मुंह बंद ना किया तो मैं वाकई तुम्हें अपने जादू से आसमान की सैर करवा दूंगा। एक बार फिर डराने की कोशिश की गई, जो यकीनन नाकाम ही थी। वाकई मुझे ना बचपन से ही बहुत शौक था कि मैं आसमान में उड़ता, मेरा मतलब कि उड़ती, और साथ में ये गाना गाती। पंछी बनी उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। और शर्माती घबराती हुई जबरदस्ती की हसीना ने बाकायदा बाजू खोलकर और गोल घूमकर पंछी बनने और उड़ने की अदाकारी की थी। मोमिन मुराद। इससे पहले वो कोई और गोहर अफशान भी करता, जैन कमाल की बुलंद गुर्राहट गूंजी। जैन कमाल के बिल्कुल सामने खड़ा गुंडा उसकी बुलंद आवाज से एकदम उछला था। गन एकदम हाथ से गिरी थी। उसने गैर महसूस अंदाज में जैन कमाल से फासला बनाया था। गुंडे भाई, एक्स्ट्रा रस्सी होगी? आपके जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए जैन कमाल उस पतले से गुंडे से मुखातिब था। हाँ है। उसने भी फौरन से सर हिला दिया था। जबरदस्त, इसका मुंह भी बांध दीजिएगा साथ। आप मेरी अगली पिछली 7 पुश्तों पर एहसान करेंगे। आजिज़ी से कहता जैन कमाल मोमिन मुराद के अंदर जैन कमाल की बीवी वाली रूह जगा गया। फौरन नाराजगी से मुंह फुलाया गया। ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया? अपने ही सर पर थप्पड़ मारे वो गुंडे रस्सी लिए हाथ उसके मुंह की जाने बढ़ा गया। मैं बताऊं क्यों नहीं आया? अंदाज नॉलेज में इजाफा करके एहसान करने वाला था। हाँ बताओ, तजस्सुस से भरपूर अल्फाज। क्योंकि तुम घर से निकलने से पहले अपनी अकल उठाना भूल गए थे। इधर दो। खींचने के से अंदाज में उससे रस्सी लिए खुद ही अपने मुंह पर बांध गया। बको मत।
उसे आंखें दिखाकर कहता, दूसरी रस्सी से उसके हाथ भी बांध गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैन कमाल ने बेइख्तियार शुक्र अदा किया था। कौन सी मनहूस घड़ी थी जब उसने मोमिन मुराद को साथ ले जाने के बारे में सोचा था। और तारीख गवाह थी, मोमिन मुराद के मामले में वो हमेशा ही पछताया करता था। और फिर कुछ देर बाद तो मोमिन मुराद को महबूबा की तरह नाक मुंह चढ़ाते हुए और जैन कमाल को उसकी जबरदस्ती की मुसीबत को घूरते हुए गाड़ी में बैठे और गाड़ी को चलते पाओगे। सलाम मैम। बावर्ती पुलिस एहलकारों के सलाम का सर हिलाकर जवाब देती नेमल कमाल अपने ऑफिस की जाने बढ़ी थी। ऑफिस के बाहर ही खुदा बख्श हाथ में चाय, समोसों और बिस्किट से भरी हुई ट्रे पकड़े अंदर दाखिल हो रहा था। ये सब क्या है खुदा बख्श? उसको देखते ही खुदा बख्श ने ऑफिस का दरवाज़ा खोले उसे अंदर दाखिल होने का रास्ता दिया। मैम, वो छोटे साहब का हुक्म, वो मौतमाना से कह रहा था। छोटे साहब? उसका जुमला बीच में ही काट दिया गया। नजरें ऑफिस की तरफ घुमाई तो फाइक बख्तावर उसकी पावर चेयर पर बैठा, टांगे सामने पड़ी लकड़ी के टेबल पर रखे, कानों में एयरपोर्ट्स लगाए, आंखें मूंदे सर ढूंढता दिखाई दिया। मैम, आपके भाई को भूख लगी थी? जल्लाद साहिबा का खूंखार नजरों का रुख अपनी जानिब देखकर वो गड़बड़ाया था। क्या मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे भाई की खातिर मदारत करो खुदा बख्श? अंदाज में हमेशा की तरह गुस्सा शामिल था। अब उस बेचारे को तो नवाब साहब फाइक बख्तावर ने कहा था कि अगर उसकी अच्छी तरह से खातिर तवज्जो ना की गई तो वो अपनी बहन से कहकर उसका तबादला क्वेटा के पहाड़ों पर करवा देगा। उस करीब से लाहौर की सर्दी बर्दाश्त नहीं होती थी, कजा के क्वेटा के पहाड़ों पर जाकर रहने लगता। सॉरी मैम, वो सर झुकाए कह रहा था। खुदा बख्श, हुकूमत तुम्हें मेरे खानदान की चाकरी करने की तनख्वाह नहीं देती। आइंदा गलती तुम्हारी होगी और सस्पेंशन लेटर साइन मेरे होंगे। अंदाज समझाने वाला था। ओके मैम, इनका क्या करूं? वो धीमे से लहजे में पूछ रहा था। इशारा अपने हाथ में पकड़ी बड़ी सी ट्रे की जानिब था। इधर रख दो। नवाब साहब की हुक्म आवाज गूंजी। किसके पैसों से खरीदा है ये सब? जल्लाद साहिबा ने अपने भाई के रोब जमाती हुई पुकार को दरगुजर किए उससे इस्तफसार किया। मैम, अपने पैसों से लिया था। अभी उसका जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि सामने खड़ी औरत के माथे के बलों में इजाफा हो गया। ज्यादा फालतू पैसे होते हैं तो यतीमों की कफालत में लगा दिया करो खुदा बख्श। मेरे खानदान वालों पर पैसे जाया करके तुम्हें कोई सवाब नहीं मिलेगा, कहकर वो फाइक बख्तावर की सिमत मुड़ी थी। उसके सर पर पहुंचते उसकी जैकेट की जेब में हाथ मारने पर वॉलेट के साथ 500 के 2 नोट निकले थे। फाइक बख्तावर तड़प ही तो उठा था। ये लो और ट्रे रख दो यहाँ पर। उसकी जानिब 500 का एक नोट बढ़ाए, बाकी के पैसे वापस फाइक बख्तावर की जेब में डाले थे। जा सकते हो तुम, खुदा बख्श को जाने का इशारा किए। अब वो फाइक बख्तावर को देख रही थी। मेरी हक हलाल की कमाई थी। उसके सदमे में डूबी आवाज गूंजी। हफ्ते का 10 लाख कमाने वाले से 500 रुपए का खर्चा बर्दाश्त नहीं हुआ। अल्लाह, तुम्हारी हक हलाल की कमाई को हराम में नहीं उड़ाया मैंने। क्या तुमने खुदा बख्श से ये नहीं कहा कि तुम्हें भूख लगी है? अंदाज जताने वाला था। इतनी भी शदीद नहीं लगी थी कि 500 लगा दिए जाते। आपको पता है 500 में कितने जीरो आते हैं? बाकायदा तौर पर हाथ की 2 उंगलियों को आगे पीछे से जल्लाद साहिबा को दिखाया गया कि 2 जीरो आते हैं 500 में। उठो, हुक्म अंदाज। वजह? नरोढ़ा अंदाज 500 रुपये खर्च हो जाने का दुख लिए हुए था। यहाँ बैठने के लिए ओहदे की जरूरत होती है। अंदाज में गुरूर नहीं था, बस इतला दी गई थी। ओहदे के साथ बैठे तो क्या बैठे, मजा तो तब है कि बगैर ओहदे के बैठे। वाह, क्या कहने हैं मेरे तो। वैसे मैं सोच रहा हूँ पार्ट टाइम शायर बन जाऊं, क्या कहती हैं? शुरू में अंदाज शायराना था, फिर तारीफ बटोरने वाला अंदाज और आखिर में सवालिया। और मैं सोच रही हूँ क्यों ना तुम्हें हवालात का एक आध टूर करवा दूं, क्या कहते हो? अभी भी बाजू लपेटे उसके सर पर खड़ी थी। नहीं, मुझे डस्ट एलर्जी है। अल्लाह, नखोवत लिए अंदाज। फाइक बख्तावर, जगह छोड़ो। वो उस 5 फुट के कुछ इंच के मखलूक को देख कर रह गई। एएसपी साहिबा, बाखुदा मैं कब्जा माफिया से ताल्लुक नहीं रखता। इशारा उसके जगह छोड़ो वाले मुद्दे की जानिब था। और तुम मेरे 3 तक गिनने पर ना उठे तो मैं तुम्हारे कारनामा फारिस बख्तावर को भेज दूंगी। हाथ में पकड़ा फोन उसकी आंखों के सामने लहराया। स्क्रीन पर फाइक बख्तावर की मोमिन मुराद के कमरे में सुल्तान आलम की मदद करने का एतराफ करने वाली चलती वीडियो फाइक बख्तावर के 14 तबक रोशन कर गई। एक हंसी लड़के को बगैर उसकी इजाजत के कैप्चर करने पर मैं आपको सू करूंगा। अंदाज दिखाई देने वाला था। शौक से जाते हुए एसएचओ से मिलते हुए जाना, एफआईआर वही दर्ज करता है। सर हिलाकर कहती वो फाइक बख्तावर की बड़ी बहन थी। बहनें तो भाइयों का मान होती हैं, वो तो उनके बच्चात। वो इमोशनली ब्लैकमेल करना चाह रहा था। फाइक बख्तावर, 3, 2,
ए, गलती बेचारे फाइक बख्तावर की नहीं थी, बस मुकाबिल बंदी गलत थी। जल्लाद कहीं की। उठ रहा हूँ, वो मुंह बसोर कर कहता हुआ उसकी कुर्सी छोड़े नाराजगी से खिड़की की जानिब रुक कर गया। बैठो। अपनी कुर्सी पर बैठते एक हुक्म सादिर किया गया। क्या मतलब, अब बैठू भी आपकी मर? बनाया हुआ सा अंदाज। 3, 2, वो बीच में ही उसकी बात काट गई थी। बैठ गया। दांत पीस कर कहा गया। जैन आलम मिलना चाहता है तुमसे। वो घुमा फिरा कर बात करने की आदी नहीं थी, लेकिन जानती थी मुकाबिल ने सीधी बात का सीधा जवाब नहीं देना। मैं हर किसी से नहीं मिलता। क्या बेनियाजी थी अल्लाह। फाइक बख्तावर इजाजत नहीं मांगी, इतला दी है। वो कुर्सी से टेक हटाती हुई आगे को झुकती कह रही थी। वरना वो भी उसकी जानिब झुका था। 3 साल की जेल, ये भी धमकी नहीं, इतला ही थी। ओके, कब आऊं गिरफ्तारी देने? मामूली सा अंदाज। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फोन उठाकर एसएचओ को अंदर आने का बोला था। एसएचओ, फाइक बख्तावर के खिलाफ घर में चोरी करते हुए 3 लोगों का कत्ल और 5 लोगों को जख्मी करने की एफआईआर काटो। और क्या मुझे तुम्हें यह बताने की जरूरत है कि कातलों और चोरों के साथ हमारे यहाँ क्या सलूक किया जाता है? अंदाज समझ गए वाला था। और हाँ, पहले फाइक बख्तावर को हवालात में भेजो, ताकि फाइक बख्तावर को गिरफ्तारी देने आने की जहमत न करनी पड़े। और ख्याल से, साहब को डस्ट एलर्जी है। अंदाज इतना मुतफक्किर था कि अपने भाई का न जाने कितना ही ख्याल हो। मैम, मैंने अच्छों अच्छों की एलर्जी का इलाज किया है, आप बेफिक्र रहें, ये तो 2 मुक्कों की मार है। एसएचओ भला अपना नंबर बनाने का इतना अच्छा मौका कैसे जाने दे सकता था? कौन से कत्ल? वो आंखें फाड़े गोया हुआ था। आजा, मैं याद करवाऊं। एसएचओ ने अपना भारी हाथ फाइक बख्तावर के नाजुक कंधों पर धरकर उसे तकरीबन पुचकारा था। अबे ओ, बहन भाइयों का प्यार है ये, आप ही छेड़ रही हैं मुझे। लेकिन तुम क्या जानो जिसकी अपने हिस्से में सही मरी हुई हो? उसके आप ही पर नेमल कमाल को पानी पीते हुए इच्छू लगा था। तुम्हें क्या कहा है मैंने? एसएचओ को अपनी जानिब देखते पाकर वो फौरन संजीदा होती उसे घूर कर बोली थी। बेहतर मैम, कहकर वो फाइक बख्तावर को जैकेट से खींचते हुए खड़ा करता हुआ बाहर की जानिब बढ़ा था। कहाँ मिलना है? मरते क्या ना करते कि मस्ताक से वो भी चीखते बोला था। किससे मिलना है? तुम्हें तो गिरफ्तारी नहीं देनी थी। एसएचओ को उसे छोड़ने का इशारा किया वो खुद उसकी जानिब बढ़ी थी। कौन सी गिरफ्तारी? हम तो जैन भाई से मिलने की बात नहीं कर रहे थे। लहजे में मासूमियत ही मासूमियत थी। एएसपी साहिबा का आप ही हो जाना और जैन कमाल का जैन भाई हो जाना, क्या बात थी हमारे फाइक बख्तावर की। कौन जैन भाई? कंधे उचकाए गए। आपके मियाँ जी। कौन मियाँ जी? आपके मिजाज खुदा। दांत किचकिचा कर कहा गया। ओह, तुम शायद जैन आलम की बात कर रहे हो। राइट। अंदाज में पहले हल करने के बाद वाली एक्साइटमेंट थी। जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उन्हीं पर आंखें घुमाई गई। तो क्या कह रहे थे तुम जैन आलम के बारे में? मसरूफ सा अंदाज, नजरें हाथ में पकड़े हुए फोन की जानिब थी। मैं मिलना चाह रहा था, अगर उनके पास वक्त हो तो। इंतहाई मुहज़्ज़िब अंदाज। मैं पूछ के बताऊंगी। एक नज़र उसे देखकर सर वापस फोन पर झुका लिया। ओके, अब मैं जाऊं? जान छूटी सो लाखों पाए। फाइक बख्तावर ने कहा नहीं था, लेकिन अंदाज वही था। ये कौन खाएगा? इशारा समोसे से भरी ट्रे की जानिब था। फोन वापस जेब में डाल दिया गया। नहीं, तकल्लुफ क्यों कर रही हैं? अंदाज वही था जैसे मेहमान अपने मेजबान के चाय पूछने से इनकार करते हैं। पर तुम्हें तो भूख लगी थी ना? आंखें चिपका कर पूछा गया। मैं मजाक कर रहा था। होठ फैलाकर मसनूई सा मुस्कुराया कर कहा गया। फिर इनका क्या करूं? उसकी सुई ट्रे पर ही अटकी हुई थी। आप खा लें, अपने 500 रुपए खुले दिल से दान किए। मैं ये सब नहीं खाती। नफी में सर हिलाकर कहा गया। ये खा लेगा? मतलब खा लेंगे? एसएचओ को खुद को घूरता हुआ देखकर फौरन तस्दीक की। वो भी ये सब नहीं खाता। फिर से इनकार किया गया। मैं साथ ले जाता हूँ, वो कहकर ट्रे को हाथों में उठा गया। ट्रे? अल्लाह अल्लाह, जल्लाद साहिबा का मासूम भाई तकरीबन रो चुका था। मैं यहीं बैठ कर खा लूंगा। जबरदस्ती दांतों की नुमाइश की गई। लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए तुम्हारी। एहसान करने सा अंदाज लिए कहती एसएचओ को जाने का इशारा किया। मैम, एफआईआर काटनी है। वो हैरान परेशान से पूछ रहा था। मैं तुम्हारे ना काट दूं? फाइक बख्तावर बेसाख्ता ही गुर्राया था। अच्छी भली जान छूट रही थी, लेकिन उस मोटे सांड को सकून नहीं था। बदतमीज, गुस्ताख। तुम्हें क्या कहा था मैंने अभी? वो फाइक बख्तावर को घूर कर रह गई।
وہ میں تو بس کہہ رہا تھا کہ شکل گندی ہو تو ضروری تو نہیں کہ بات بھی ویسی ہی کی جائے۔ سر اور ہاتھ کو ہلا کر بھرے منہ کے ساتھ کہتا، وہ نیمل کمال کو مسکراہٹ دبانے پر مجبور کر گیا۔ جاؤ تم۔ ایس ایچ او کو جانے کا اشارہ کیا وہ واپس اپنی کرسی کی جانی پڑی تھی۔ مومن مراد کی مسلسل آواز گونج رہی تھی۔ ان کی گاڑی ایک بلند شیشے کی بنی عمارت کے سامنے آ کر رکی، جس کے اوپر عالم انڈسٹریز کی بڑی سی تختی نصب تھی۔ کھولو انہیں۔ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ عمارت میں موجود لوگ انہیں مشکوک نظروں سے دیکھیں، اس لیے مومن مراد اور زین کمال کو کھولنے کا حکم صادر کیا تھا۔ کیا بے، گھورتا کائے کو ہے؟ ان کے سربراہ گنڈے نے ایک چپت مومن مراد کو خود کو گھورتے ہوئے دیکھ کر اس کے سر پر رسید کی تھی۔ آپ کو آپ کے انڈے جیسے سر اور سونے جیسے دانتوں کی قسم، ذرا فاصلے پر رہ کر بات کریں، میری بیوی جیلس ہو جائے گی۔ باقاعدہ ہاتھ جوڑنے کیسا انداز تھا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کا پہلی بار اغوا ہونے کا ایکسپیرینس کچھ خاصا اچھا نہیں گیا تھا۔ زین کمال کو اس کی بیوی کا ذکر سن کر کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ بھائی کو ہیوک، توفیق کا نام لا کر دو، ان کا گلا خراب ہو گیا ہے۔ مومن مراد کو اچانک یاد آیا تھا کہ وہ زین کمال کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا چھوٹا بھائی بھی ہے۔ گنڈے جی چلے؟ زین کمال نے اسے درگزر کرتے ہوئے بڑے گنڈے کو مخاطب کیا تھا۔ وہ لمبی سی ہنکار بھرتا ہوا سب سے پہلے آگے بڑھا تھا۔ اپنے فرض سے لے کر اسٹاف کے لیے رکھی گئی کرسیوں، ٹیبلز اور کمپیوٹرز تک ہر چیز نے 6 سے 7 گنڈے نما انسانوں کے درمیان چل کر آتے دو خاصے مہذب افراد کو دیکھا تھا۔ دادا جی کے پاس کافی مال منڈی ہے، اللہ بخشے ایک میرے دادا جی تھے جو وراثت میں اپنی بیساکھی چھوڑ گئے، ویسی وراثت پر تو لڑنے مرنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ مومن مراد پھر شروع ہو چکا تھا۔ تمہیں میں آج دے ہی نہ دوں عالم صاحب کی سرپرستی میں؟ دانت پیس کر پوچھا گیا۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، چہک کر جواب آیا، تمیز سے چلو۔ بیچارے مومن مراد کی چہک گنڈے سے برداشت نہ ہوئی تو فوراً ہی ٹوک گیا۔ بدتمیزی سے کیسے چلتے ہیں؟ مومن مراد کون سا کم تھا؟ جیسے تم چل رہے ہو، گھور کر کہا گیا۔ میں تو پاؤں سے چل رہا ہوں، اور اگر پاؤں سے چلنا بدتمیزی کے چلنا مترادف ہے تو ہمارا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے، بدتمیزوں کے خاندان سے۔ اشارہ اس کے بھی پاؤں سے ہی چلنے پر تھا۔ مومن مراد جو ان سے تھوڑا آگے بڑھ چکا تھا، اس کو جواب دینے کے لیے پیچھے کو رخ کرتا ہوا الٹے پاؤں چل رہا تھا۔ الٹا چلتے ہوئے مومن مراد اور فون میں غرق نین عالم ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ نین عالم کا مہنگا فون زمیں بوس ہوتے ہی تڑک گیا تھا۔ جاہل انسان، چلنا نہیں آتا تمہیں؟ وہ بلند آواز سے چیخی تھی۔ بلڈنگ کے اندر حرکت کرتی ہوئی دنیا اس کی اونچی گراہٹ پر ٹھہری تھی۔ ٹائپنگ کرتے لوگوں کی انگلیاں تھمی تھی، چلتے لوگوں کے قدم رکے تھے۔ عالم فیملی کی اکلوتی مغرور شہزادی اور اس کے مقابل کھڑا اسے گھورتا ایک عام سے نقوش والا مرد۔ پرفیکٹ اسکینڈل، ملاحظہ فرمانے کے لیے بہترین تماشا، گوسپس کرنے کے لیے ایک اچھا ٹاپک۔ ان کی تو مانو عید ہو گئی تھی۔ نہیں، آپ سکھا دیں؟ ڈھٹائی ہی ڈھٹائی تھی۔ تم پاگل ہو؟ نین عالم نے ناک پر دھرا ہوا غصہ زبان پر منتقل کیا تھا۔ نہیں، آپ کے خاندان سے تعلق نہیں میرا۔ ایک اور حملہ۔ شٹ اپ! پہلے نین عالم چلائی تھی۔ بکو مت! پھر زین عالم کمال چیخا تھا۔ تجھے کس نے چوٹی کاٹی؟ مومن مراد نے حیرت سے زین کمال کی طرف رخ کرتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ میرے ہی خاندان سے تعلق ہے اس کا بدقسمتی سے۔ ایک چپت اس کے سر پر لگائی اور وہ ساتھ ہی ساتھ نین عالم کو بھی گھور رہا تھا۔ تو بھی پاگل ہے؟ نہ کر! مومن مراد تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ نین عالم نے زین کمال کو وہاں دیکھتے تقریباً بدتمیزی سے استفسار کیا تھا۔ اپنی ماں سے بولو تمہیں بڑوں سے بات کرنے کی تمیز سکھائے، ناگواری سے جتایا گیا۔ اپنے باپ اور دادا کو نام سے مخاطب کرنے والے شخص پر تمیز کی بات کچھ خاص سوٹ نہیں کرتی۔ خیر، لاجواب تو وہ زین کمال کو ایک ہی جملے میں کر گئی تھی۔ پھر تو ہم دونوں میں کچھ خاص فرق نہیں ہے نین عالم۔ آفٹر آل تمہیں بھی بد لحاظی کی کافی عادت ہے۔ اور نین عالم پر مومن مراد کی آنکھیں پھٹی تھی۔ تو جس خاندان کو اس نے ابھی ابھی پاگل کہا تھا وہ مشہور زمانہ عالم خاندان تھا۔ اس کا دل کیا اونچا اونچا ہنسے، لیکن موسم گرم ہوتا دیکھ کر مزید آگ لگانے سے گریز کیا۔ ہم دونوں میں واقعی کوئی خاص فرق نہیں ہے زین کمال، وہ متفق نظر آتی تھی۔ کہو کیوں آنا ہوا؟ دونوں بازو سینے پر باندھے تھے۔ کیا میں تمہیں بتانے کا پابند ہوں؟ سوال پر سوال۔ ہاں، کیونکہ تم اس وقت میرے امپائر میں کھڑے ہو۔ تمہارا امپائر؟ وہ ہنسا تھا۔ ہاں، تم ہی نے کہا کہ تم اپنے حق سے دستبردار ہوتے ہو۔
किसी पुरानी बात का हवाला दिया गया। ना मैं बेवकूफ़ हूँ और न ही खुशफहमियाँ पालता हूँ। मैं गलत था, हम एक जैसे हरगिज़ नहीं। फिर तो हम वाकई ही एक जैसे हैं। मेरा शुमार भी खुशफहम और बेवकूफ़ लोगों में नहीं होता। ये भी तुम्हारी खुशफहमी ही है। तुम्हें गलत फहमी है। एनीवेज, मिस फरवा, ये यकीनन दादा जान से मिलने आए हैं। मेहमानों को वेटिंग रूम में बिठा आए। मेहमानों पर खासा जोर दिया गया। आपके यहाँ मेहमानों को वेटिंग रूम में बिठाया जाता है, तो फिर मालिकों को कहाँ बिठाते हैं? वो रिसेप्शनिस्ट से पूछ रहा था। सर, सब ऑनर्स के अपने ऑफिस हैं, वो मौदबी से कह रही थी। वो जैन कमाल को जानती थी। सामने ही दीवार पर आलम इंडस्ट्रीज के लोगों के नीचे लगी हुई तस्वीरों में एक तस्वीर जैन कमाल की भी थी, और वो ऑनर वॉल थी। मतलब साफ था, जैन कमाल भी उनके मालिकों में से एक था। उनके साथ चलते गुंडे हैरान व परेशान से एक दूसरे को देख रहे थे। अभी कुछ वक्त पहले जिसका मासूम और डरा सहमा सा लहजा था, अब उसी शख्स के लहजे में रोब और गुस्सा देखने को लायक था। गुड, 3rd फ्लोर पर मेरा ऑफिस होगा, उसे खुलवाएं और डस्टिंग करें। मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में, उसे कहकर अब उसका रुख उन गुंडों की जानिब था। तुम लोगों का काम हो गया है, तुम जा सकते हो। उन्हें जाने का इशारा किया। वो गहरी सांस भरते हुए मुड़ने ही लगा था कि कुछ याद आया। क्लिक की आवाज और गुंडे की बुलंद चीख के साथ वॉशरूम में अपनी तरफ गन तानने वाले गुंडे का हाथ तोड़ा नहीं तो फ्रैक्चर जरूर कर चुका था। आइंदा हाथों और गन का इस्तेमाल देख कर करना, खैर इलाज करवा लेना। अपने वॉलेट से कई 5-5 हजार के नोट निकालते हुए उसके शर्ट की जेब में डाले थे। फिर उनके सरबराह की जाने बढ़ते एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा था। मोमिन मुराद को सिर्फ मैं मार सकता हूँ, कोई और मारेगा तो मुझे उसे मारने पर कतई अफसोस नहीं होगा। दोनों हाथ जेबों में डाले वो मुड़ने ही लगा था कि उस गुंडे का जोश उगला था। तेरी तो उससे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई थी। क्लिक। मैंने कोशिश की थी कि तुम्हारी हड्डियां न तोड़ूं, लेकिन तुम। अंदाज में अफसोस ही अफसोस था। वह उसका खुद को मारने के लिए बढ़ता हुआ बाजू अपनी 2 उंगलियों में दबोचे महारत से उसकी कलाई की हड्डी को तोड़ गया था, और इस बार वाकई ही हड्डी टूट गई थी। किसी और को शौक हो रहा है हड्डी तोड़वाने का? ये मोमिन मुराद की भरम भरी आवाज थी। किसी और को बोलकर कुन अखियों से नैन आलम का भभू का चेहरा देखा था। डरपोक। उन सबको दुम दबाकर भागता देखकर वह एक बार फिर कॉलर अकड़ाकर बोला था। आलम फराज कौन से फ्लोर पर है? वापस रिसेप्शनिस्ट की जानी मुड़ चुका था। सर, 5th फ्लोर के मीटिंग रूम में उनकी मीटिंग है, आप उनके ऑफिस में वेट। वो मोहताज सी कह रही थी। शुक्रिया। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले वो मोमिन मुराद को इशारा करता लिफ्ट की जानिब बढ़ा था कि नैन आलम के पास आकर रुका। हालात जैसे भी हों, साजगारियां खराब दोनों सूरतों में एक चीज मुस्तकिल रहती है, और वो होती है मालिक की मिल्कियत। क्या समझी? उसकी तरफ झुककर कहता वो लंबे लंबे डग भरता हुआ आगे बढ़ा था। तुम्हें गलत लगता है जैन कमाल। हालात साजगार या खराब ही तभी होते हैं जब काबिज से कब्जा या मालिक से मिल्कियत छीन ली जाए। क्या समझे? वह इस्तेजाइया कहती हुई उसका जवाब सुने बगैर आगे बढ़ गई, और वो दोनों न सिर्फ एक जैसी शक्ल व सूरत बल्कि एक जैसी खसलत के मालिक, मुख्तलिफ जीन्स के लोग मुखालिफ सिमत में बढ़ गए। जो ही जैन कमाल लिफ्ट में दाखिल हुआ, वैसे ही नैन आलम इमारत से निकलती चली गई। लिफ्ट के दोनों पट और इमारत के शीशे के मजबूत दरवाजे साथ बंद हुए थे। ऐश मिकाइल, क्या हमारे दरमियान कलीग्स के अलावा ऐसा कोई ताल्लुक है जिसकी बिना पर तुम मुझसे नाराज हो और मैं तुम्हें मनाऊं? वह संजीदगी से कह रहा था। अलबत्ता ऐश साहिबा फोन पर चेस खेलने में यूं मसरूफ थी, गोया कह रही हो, कौन भाई, मैं नहीं जानती तुम्हें, कजा के तुमसे नाराज हूं। अंदर कैसे आए आप? सुनो, तुम्हें गशई का दौरा पड़ा ना? हमारे जेडी को भी पड़ा था। आप? ओ खुदाया, आप? ऐश मिकाइल के मुंह से जेडी के लिए आप? कयामत की एक और निशानी पूरी हुई थी। मैं जरा आसमान का रंग देखकर आया, कहीं सुर्ख तो नहीं? लहजा तंज, अल्फाज तंज, अंदाज तंज। नहीं, अभी तुम मकतूल हो और मैं कातिल नहीं ठहरी। बेनियाज लहजा, बेनियाज अल्फाज, बेनियाज अंदाज। ये पकड़ो, शेरा काटना चाहो या कलाई, लेकिन मैं तुम्हें अपनी ख्वाहिश के नामुराद रह जाने पर मातम खुदा नहीं देख सकता। आह, हमारा रहम दिल जेडी, और उसका ऐश मिकाइल की तरफ फ्रूट नाइफ पकड़े बड़ा हुआ हाथ। अल्लाह सलामत रखे। ऐसे नहीं। हाथ से छुरी लिए नोक टेबल की तरफ किए फेंकी, जो सीधा सेंटर टेबल पर रखी हुई फ्रूट बास्केट में पड़े हुए माल्टे का बेदर्दी के साथ कत्ल कर गई थी। क्या हो, अगर मैं सोफिया महल में दाखिल होते
एक मामूली से इलेक्ट्रिशियन का राज फाश कर दूं? धमकी नहीं थी, बस एक बात थी, बस एक सवाल था। लेकिन मैं ये नहीं करूंगी, क्योंकि मैं ऐश मिकाइल प्रोफेशनल हूँ, और प्रोफेशनल लोग प्रोफेशन से जुड़े हुए राज दिल के नहखानों में दबा लिया करते हैं, सीने नामी अंधे कुएं में फेंक देते हैं। वो मोबाइल पर चलती गेम जीत चुकी थी, वो मुकाबिल की मलका मार चुकी थी, वो बादशाह को बेबस कर चुकी थी। वो ठीक कहती थी, मारने के लिए हथियार नहीं दिमाग चाहिए होता है। लेकिन मैं ऐश मिकाइल बगदाद में 3 माह और 12 दिन पहले मुनक्किद होने वाले आर्ट एग्जीबिशन से चोरी होने वाले ब्रोस का राज फाश कर सकती हूँ। मैं पूरे बगदाद को उनका कदीम शाखा चुराने वाले का नाम दे सकती हूँ। मैं आर्ट थीफ की निशानदेही कर सकती हूँ। मैं तुम्हें मकतूल और खुद को कातिल ठहरा सकती हूँ, बगैर तुम्हारे मारे। वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाए, तुम्हें आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि उनके पास ऐश मिकाइल नहीं थी। जहांगीर दिलावर, सोचो, अगर मैं अपने कदीम और कीमती सरमायों की लुट जाने पर बैन करते लोगों को ऐश मिकाइल तक आने का रास्ता दे दूं, तो तुम्हारा क्या होगा? हर में पर उंगली का इशारा अपनी तरफ था, हर में धमकी पोशीदा थी, हर में खुद शनासी थी। तो अगर तुम आज तक ऐश मिकाइल को सिर्फ मजाक की हद तक लिए आए थे, तो तुम्हें चाहिए कि अपनी सोच बदल लो, क्योंकि अगर वो कहानी की हीरो नहीं थी, तो एक गैर जरूरी किरदार भी नहीं थी। अपने मुल्क के असासों को तलाशने के लिए जिस तरह हुकूमती लोगों को ऐश मिकाइल की जरूरत थी, बिल्कुल इसी तरह कहानी को भी ऐश मिकाइल चाहिए थी, और कहानी निकार को भी। मुझे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया ऐश मिकाइल। वजह तुम्हारी गैर मौजूदगी नहीं, मौका वारदात पर मेरी मौजूदगी है। हर मैं फख्र था, हर मेरी मैं खुद एतमादी थी। 3 माह 12 दिन पहले बगदाद के आर्ट एग्जीबिशन से चोरी होने वाला ब्रोज मैंने चुराया। ये बात बगदाद के कुत्तों से लेकर चलती हुई हवा तक जानती है, लेकिन आज तक जहांगीर दिलावर को कोई चोर साबित नहीं कर पाया। मुझे मेरे चोर होने के राज से वाकिफ करोड़ों लोगों में एक और का शुमार मुबारक। उसे जैसे फर्क ही न पड़ा था। वो आंख समेत मुस्कुराया था, कोई उस शख्स की मुस्कुराहट का कुछ करे। जिस दिन जहांगीर दिलावर चोरी करते हुए पकड़ा गया, उस दिन मैं अपने ही टुकड़े कुत्तों को खिलाऊंगा, क्योंकि मैं अपने पेशे से वफादार हूँ। और जब तक मैं पकड़ा नहीं जाता, 1 या 10 कितनी भी ऐश मिकाइल जानते हुए भी मुझे चोर साबित नहीं कर सकती। आह, मुझे गलत लगता था कि ऐश मिकाइल सेल्फ ऑब्सेस्ड है। आह जेडी आह। फिर तुम ऐश मिकाइल को नहीं जानते जहांगीर दिलावर। इंतजार करो इस वक्त का, जब हम साथी नहीं होंगे, जब मैं तुम्हारे राज पास करने में आजाद होंगी। फिर मैं तुम्हें तुम्हारे पकड़े जाने की मुबारकबाद सुर्ख फूलों के साथ दूंगी। वादा रहा। आह, उन अना के मारों ने कौन सी बात कहाँ पहुंचा दी थी? एक मामूली सा झगड़ा, एक छोटा सा ताना, और वो दोनों कमजोरियों पर आ गए थे। और राज से बड़ी कमजोरी भी कोई हो सकती है भला? फाशशुदा राज भी भला कभी फाश हुए हैं? ऐश मिकाइल, मैं जरूर डरता अगर दुनिया मेरे असल से वाकिफ न होती। और ऐश मिकाइल को किनारा मिल गया। वो सिर्फ तासुर दे रहा था कि उसे फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा उसे डर नहीं लगता, लेकिन नहीं, वो सिर्फ तासुर था। वो चाहता था कि मुकाबिल समझे कि वो खौफजदा नहीं है। ओ खुदाया, जहांगीर दिलावर हकीकतन खौफजदा था, लेकिन किस चीज से? क्या तुम्हें जानने का तजस्सुस है? क्योंकि ये तो तय था कि वो चोर है, ये दुनिया जानती थी। फिर राज क्या था? और क्या ये ढूंढना चंद घंटों में पूरे एशिया का सर्वर उड़ा देने की सकत रखने वाली लड़की के लिए मुश्किल था? हरगिज नहीं। काम की बात करते हैं जेडी। वो अब पुरसुकून थी, आंखों में चमक और लबों पर मुस्कुराहट। वो जानती थी उसे क्या करना है, पर इसरारियत उसे फैसिनेट करा करती थी। हम काम ही की बात कर रहे होते, अगर तुम अपने मुंह में गैस भरकर उसे गुब्बारे की तरह फुला न देती। नॉर्मल अंदाज, पुरसुकून ठहरा हुआ लहजा। क्या तुम जहांगीर दिलावर की अदाकारी को दाद नहीं दोगे? बेहतर, कल कैसा होने वाला है? वो फोन उठाकर वापस चेस का मैच लगा चुकी थी, रोशन और हसीन हमेशा की तरह। कंधे उसका कर कहते वो ग्लास बॉल की तरफ रुक कर गया था। आंखों के रंग भी तो छुपाने थे। अक्सर कल अजियत लाते हैं, उसने कहते सर झटका। इन सीजन पर घंटों जाया कर देने वाली संजीदा मामलात पर गैर संजीदगी से लड़ती लड़की को आज हो क्या गया था? ये ऐश मिकाइल ही थी ना? ये सोचकर आज खराब बेवकूफ़ी है। कंधे उचकाए गए। तुम्हें हाँ में हाँ मिलाना सीख लेना चाहिए, गुस्ताख गार्ड। चोर और हैकर लड़की, आर्ट लवर अमीर लड़की बन चुकी थी। तासुरात भी अमीर, अतवार भी अमीर। अल्लाह इतने बुरे दिन न लाए।
वो ऊंचा बड़बड़ाया, तुम्हारे बुरे दिन आ चुके हैं, मुझे इस पर अफसोस है। आज ढूंढने से भी उसके लहजे में मजाक का रंज नहीं था। शायद हमने ऐश मिकाइल के बारे में गलत अंदाजे लगाए थे। कल तैयार रहना, आर्ट लवर रेशम हबीब, वो कहकर जाने के लिए मुड़ गया। मेरे गार्ड बनने के लिए तैयार रहना, पहाड़ खान, नजरें फोन पर जमाए वो कह रही थी। व्हाट? पहाड़ खान? वो पूरा वापस घूमा था। तुम्हारा नया नाम समान खानम कुछ खास पसंद नहीं था मुझे। बाकायदा नाक चढ़ाई गई थी। हरगिज नहीं, पहाड़ खान कहाँ से मेरी पर्सनैलिटी पर सूट करता है। वो सदमे में जा चुका था। फिर अफजल 3 डब्बे वाला रख लो। अंदाज चॉइस इज योर्स वाला था। आई विश कि कल तुम पर कोई हमला कर दे और मैं एक अच्छे गार्ड के फराइज ना निभा पाऊं। हसरत ही हसरत। और उस गलती की बिना पर मैं तुम्हें केटू से धक्का दे दूं। ना कोई हसरत, ना कोई बेचैनी। आज से पहले मुझे कभी कोई इतना जहर नहीं लगा। एक तबसरा जो नॉर्मल तो हरगिज नहीं था। मुझे भी सर हिलाया गया। दिल नहीं चाह रहा, लेकिन फी अमानिल्लाह, वो सर झटक कर कहता हुआ घर से निकल गया था। मेरा हमेशा ही नहीं चाहता। खैर, फी अमानिल्लाह, वो ज़ेरेले बड़बड़ाई थी। मुतफक्किर नजरें स्क्रीन पर जमी थी। मुकाबिल का बादशाह सुर्ख दायरे में खड़ा बेबस नजर आता था। मुतहरिक लिफ्ट ऊंची लंबी शीशे की बनी इमारत के 5th फ्लोर पर आकर रुकी। मोमिन मुराद का खुला हुआ मुंह और पुरसताइस नजरों को दरगुजर किए। जब तुम जैन कमाल के हमरा मीटिंग रूम की जानी बढ़ोगे तो अतराफ में बने हुए छोटे छोटे केबिन्स, जिनके बीच चंद फीट के शीशे की दीवारें हाइल थीं, में बैठे वर्कर्स को खुद को घूरते हुए पाओगे। ओहो, वो तुम्हें नहीं देख रहे, वो आलम इंडस्ट्रीज के बड़े और पहले वारिस को देख रहे हैं। आंखें फाड़कर, रश्क से, हसद से और हमेशा की तरह अतराफ से बेपरवाह। जैन कमाल चिकने फर्श पर मजबूत कदम उठाता तेजी से हॉल को पीछे छोड़कर अब राहदारी में दाखिल हो चुका था, जो एक बड़े स्याह दरवाजे पर खत्म होती थी, जिसके बाहर असले से लेस गार्ड्स मोहताज से खड़े थे। मीटिंग रूम ना हो गया, सिफारती खाना हो गया। गार्ड्स को देखते मोमिन मुराद की बड़बड़ाहट बेसाख्ता थी, लेकिन मैंने कहा ना, फिलहाल मोमिन मुराद को दरगुजर करो। सर, आप अंदर नहीं जा सकते। बावर्दी गार्ड्स हम वक्त सुर्खियों में रहने वाले जैन कमाल को पहचान चुका था। लोग उसको ऐसे हवालों से जानते थे कि उसको देखते ही बदतमीजी, तमीज में, तुम आप में और ना हाँ में बदल जाए। ये उसकी शख्सियत का रोब था। मैं बदमज़गी नहीं चाहता, दबा दबा कर लफ्ज़ों को अदा किया गया। सर, हमारी मजबूरी, महकूमियत बड़ा अजाब है। कल जॉब पर आने की ज़रूरत नहीं। आज से और अभी से तुम बेरोजगार हो। मैंने कहा, महकूमियत और मुलाजमत बड़ा अजाब है, क्या तुम्हें समझ नहीं आई? वो कमरे में दाखिल हो चुका था। सर प्लीज, वो पुकारते ही रह गए थे। क्या तुम्हें लगता है कि जैन कमाल हमारी कहानी का हीरो है? तुम ये कैसे सोच सकते हो? हीरोज सेंट नहीं होते, हीरोज रोजगार नहीं खाते, हीरोज सेवियर होते हैं। क्या तुम जानते हो इस कहानी का हीरो कौन है? चलो हीरो छोड़ो, क्या तुम ये जानते हो कि कहानी का विलन कौन है? या फिर हमारी कहानी का हर किरदार हीरो भी है और विलन भी, हर किरदार सेंट भी है और हॉरिबल भी। खैर, इस मुद्दे को फिलहाल यही छोड़े। हम मोमिन मुराद के साथ मीटिंग रूम में दाखिल होते हैं, क्योंकि जैन कमाल हमें छोड़कर दाखिल हो चुका। आह, बड़े लोग, हमें मोमिन मुराद जैसे लोग ही रास आएंगे। उसे दरगुजर करने का फैसला फौरन ही वापस लिया जाए। एक लंबाई में बना सुनहरी और सफेद रोशनी में नहाया हुआ कमरा, जिसके बीचों बीच लंबी मेज पड़ी है, और जब तुम मेज के साथ साथ चलते एक सिरे पर पहुंचोगे तो तुम्हें पावर चेयर पर फराज आलम एक शान से बैठे नजर आएंगे। ढलती उम्र और गिरती सेहत एक तरफ, और उनके गुरूर से उठी हुई गर्दन जैसे सरिया फिट हो एक तरफ। कोई इस शख्स की गुरूर से उठी हुई गर्दन झुका दे। वह लंबी मेज के दूसरे सिरे पर खाली पड़ी हुई कुर्सी की पिछली दीवार पर पड़ती प्रोजेक्टर की रोशनी और उस रोशनी के बीच रुकावट बनती अपने सेक्रेटरी को कुछ गजब, कुछ तेज और कुछ खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। सेक्रेटरी ने थूक हलक में उतारा, लेकिन कहना जारी रखा, हम एक इंडस्ट्री में रहते हुए अलग अलग रेट्स पर माल खरीदेंगे और बेचेंगे, तो ये हमें फायदा नहीं देगा। हम खाली हाथ रहेंगे, क्योंकि, और ये उसकी चलती हुई जबान को जैन कमाल की धुआंधार एंट्री से ब्रेक लगा था। हाँ हाँ, मुझे पता है कि हम जैन कमाल के बाद कमरे में दाखिल हुए थे, लेकिन मेरी कहानी, मेरी जबानी, तुम्हारा एतराज नहीं बनता। बोतल से पानी हलक में उतारते फराज आलम ने ठहर कर उस कदर बद इखलाकी से अंदर दाखिल होने वाले वजूद को देखा था। वल्लाह, वो वजूद जैन कमाल के अलावा
कोई भी होता, आलम इंडस्ट्रीज की बुलंद इमारत उस गुस्ताखी पर उसके सर पर गिराई जाती। और मेरे कोई भी के मफहूम से सब शामिल होते हैं, कामरान आलम से लेकर फातेह आलम तक। लेकिन उनके सामने 29 साला फराज आलम खड़ा था, अपनी बात में अटल, जिद्दी, उस घोड़े की मानिंद जो सबके आगे सर नहीं झुका लिया करता। कामरान आलम ठीक कहते थे, जैन कमाल उनकी तरह था, हर धर्म, बदतमीज और बदलिहाज उन्होंने एतराफ किया। आओ जैन आलम। एक पुरजोश मुस्कुराहट आलम पर खसूसी जोर, गोया तंबी की गई हो। वो अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हुए थे और उनके उठते मीटिंग रूम के अंदर की दुनिया की हर शय खड़ी हुई थी, ताजीमन नहीं, खौफ से, अदम कर दिए जाने के खौफ से, मिटा दिए जाने के खौफ से। जहाँ तुम फराज आलम का जिक्र सुनो, वहाँ तुम खौफ की मौजूदगी का लाजमी समझो। सलाम। वह सर के इशारे से वहाँ मौजूद तमाम नफूस को सलाम करता फराज आलम के ऐन मुकाबिल जा बैठा, उनके बिल्कुल सामने, उनकी आंखों में देखता हुआ बेखौफ जैन कमाल। वो हरीफ लगते थे, राइवल्स लगते थे, लेकिन दादा पोता कहीं से नहीं लगते थे। जैन कमाल हमारा पोता, जानते तो होंगे आप सब। एक रस्मी तारुफ जिसमें नाम अदा करते वक्त लहजे में तंबी का तासुर था, जबकि रिश्ता बताते वक्त गुरूर मौजूद था। रंग सिर्फ कौसो कज़ा, सूरज की रोशनी में चमकते बुलबुले और आर्टिस्ट के स्टूडियोज में बिखरे नहीं होते, रंग लहजों में भी बिखरे होते हैं। मुख्तलिफ रंग, सियाह व सफ़ेद रंग, सुरमई रंग, सब्ज रंग और कभी सुर्ख, खून की मानिंद सुर्ख रंग। आपके यहाँ पोतों को अगवा भी करवाया जाता है। तंज नहीं था, बाखुदा नहीं था। आलम फराज का रंग कुछ लम्हों, बस कुछ लम्हों के लिए उड़ा था। फिर वो हंसे थे जैसे जैन कमाल मजाक किया हो, और वो काफ़ी महसूस हुए थे। सियासतदान और सियासतदानों को सिचुएशन अपने हक में करना आती है। वैसे भी ये सब जैन आलम को नहीं जानते, दादा जान, ये सब जैन कमाल को जानते हैं। अल्लाह अल्लाह, जहांगीर दिलावर को देख ही लेना चाहिए था, सूरज कहीं मगरिब से तो नहीं निकल आया। जैन कमाल का आलम फराज को रिलेशनशिप टाइटल से बुलाना कयामत की एक और निशानी। कयामत करीब है यारो, सामान बांध लो। मीटिंग बर्खास्त हुई। उन्हें अपनी इज्जत प्यारी थी, जो कि जैन कमाल की मौजूदगी में बरकरार रहती, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। उन्होंने एहतियात मुनासिब समझी और अगले चंद लम्हों में मीटिंग रूम खाली हो चुका था। कोई मौजूद था तो आलम फराज थे, जैन कमाल था और उसके नामुराद बीवी। हाँ वो भी तो था, तुम उसको कैसे भूल गए? हमें अकेले बात करनी है जैन आलम। अंदाज वैसा था जैसा किसी जमाने में बादशाह अपने मुलाजमीन को तखलिया कहते होंगे। हम अकेले ही हैं आलम साहब। हाँ, जैन कमाल का दिमागी तवाजुन ठीक था, वह अपनी असलियत पर वापस आ चुका था। नैन आलम के मुताबिक दादा को नाम से पुकारता, बदतमीज और बद इखलाक इंसान। ये इशारा आलम फराज का खुद को आंखें छोटी करके घूरते हुए मोमिन मुराद की जानिब था। ये साया है मेरा, बैठ जाओ मोमिन मुराद। पहला जुमला आलम फराज को कहे वो मोमिन मुराद को साथ बैठने का भी बोल गया। हमारे यहाँ ऐसे ही निकाह नहीं हो जाया करते, ना कोई तमहीद बांधी गई, ना बात घुमाई गई। ऐसे ही? आपके यहाँ निकाह का तरीका अलग है, ये कलमात मुख्तलिफ बोले जाते हैं। ये शख्स तंज करने से बाज नहीं आ सकता था। हम बचपन की मंगनी पर यकीन रखते हैं जैन आलम, तुम्हारी भी कर चुके होते हैं अगर जोहरा। गुरूर, ये गुरूर। आप एक बार फिर मेरी माँ का जिक्र करेंगे और मुझे इस दरवाजे से बाहर निकलता हुआ पाएंगे। आलम साहब, तेज में डूबी हुई आवाज, तुम्हें उठवाना मुश्किल नहीं हमारे लिए, और क्या मुझे तुम्हें मिसाल देने की जरूरत है? गलतफहमी का शिकार लहजा, क्या आपको वाकई लगता है मेरी ऊंची आवाज से डर जाने वाले गुंडे मुझे अगवा कर सकते हैं आलम साहब? हैरानी है हैरानी, हमें वो लड़की तुम्हारी निकाह में नहीं पसंद। हतमी अंदाज, वो लड़की और उससे किए गए निकाह का हवाला मुझे बहुत अजीज है आलम साहब, इतना अजीज कि मैं खुद अपनी पसंद की इंतहा से खौफजदा हूँ। गश न आ जाए नेमल कमाल को, उसे छोड़ना मकसूद नहीं, उसकी जगह हमारी मर्जी की औरत को देना हमारी ख्वाहिश है। गर्दन मजीद ऊंची हुई, यूं कि अभी टूट कर गिर पड़ेगी, और आपकी ख्वाहिश को हरगिज पूरी ना करना मेरा फर्ज है आलम साहब। मैं तुम्हें अपनी नस्ल खराब करने की इजाजत नहीं दूंगा। नस्ल? कौन सी नस्ल? क्या मेरा आपसे कोई ताल्लुक है? खून का क्या रंग होता है जैन आलम? वही जो सुल्तान आलम और आपके खून का है, वही जो फातेह आलम और कामरान आलम के खून का है। 25 साल बाद उनको याद आया था खून का रंग। वाह, वही जो जैन आलम के खून का है। वो दो बदू बोले थे।
मैं अपने आप पर आपका हक नहीं समझता। वो बख्तावर खान की बेटी है, उनके खून का रंग एक ही है, सफेद। सफाकी की बोलती मिसाल। आलम फराज, आपकी हालिया बहू बख्तावर खान की सगी बहन है, और बख्तावर खान के खून का रंग क्या है? क्या सफेद है? उसे नेमल खान का मौजू बनाया जाना पसंद नहीं आया था। मेरी मर्जी के खिलाफ जाने की नतई से वाकिफ हो तुम। धमकी? वो लड़की एएसपी है, किसी भी पुलिस मुकाबले में उसकी मौत वाकई हो सकती है। वाज़ेह धमकी? आपने ऐसा करने का सोचा भी, मैं आपका एक एक अजीज लाहौर की सड़कों पर घसीटूंगा आलम फराज। गुर्राहट, दहाड़, गजब और खो देने का डर। वल्लाह, क्या कुछ ना था उसके लहजे में। अपने गुस्ताख लहजे पर काबू पाओ जैन कमाल। क्या मैं तुम्हें बताऊं तुम कहाँ और किसके सामने बैठे हो? उनके सर पर लगी और तलवों पर भुजी। अपनी बीवी के बारे में बकवास करने वालों की मैं हलक खींच लूं। आप गुस्ताख लहजे की बात करते हैं? वो बराबर गुर्राया था। तुम्हारे बाप ने तो मेरी बात मान ली थी। घड़ी की टिक टिक करती सुई, मीटिंग रूम के अंदर की हवा और जैन कमाल के दिल की धड़कन सब रुक गया। साकित, जामिद और मौत जैसी खामोशी। जैन कमाल को यूं ही सकते में छोड़े, घड़ी में वापस सेल डाले बगैर अगर हम 24 साल पीछे तक का सफर करें, तो तुम्हें सोफिया महल के आंखों को चुंदिया देने वाली रोशनी में डूबी हुई स्टडी में दो लोगों की सांसें की आवाज आ रही है, या छोड़ दो या मार दूं। और ऐसी सफाक बात कौन कर सकता है भला? बाबा, जैन बहुत छोटा है, कमजोर तरीन दलील। क्या उस दावे पर कामरान आलम को अपने बाप की स्टडी तहस नहस नहीं कर देनी चाहिए थी? रईसा आलम की गोद में डाल दो। वल्लाह, वो जमीनी खुदा बनता शख्स। बाबा, कामरान आलम का मिनमिनाहट सा लहजा जैन कमाल के अपने बाप से नाराजगी जायज थी। कामरान आलम, मैंने कहा या जोहरा को मार दो या छोड़ दो, जा सकते हो तुम। हतमी लहजा, अदालत का आखिरी फैसला और गर्दन जनी का हुक्म, या तुम अब भी चाहोगे कि आलम फराज की उठी गर्दन ना झुकाई जाए? बेहतर बाबा। और कामरान आलम जा चुके थे। काफी हद तक जवान आलम फराज ने सिगार सुलगाकर मुंह में डाला था। आंखों में जीत का खुमार लिए बैठे आलम फराज को ताजुब से देखते तुम वापस वक्त में सफर करते हाल में पहुंचो तो जैन कमाल को अभी भी मुंजमिद पाओगे। आलम फराज, मेरी माँ के कातलों में आज तक मुझे आपका नाम नहीं मिला, लेकिन बाखुदा जिस दिन मिल गया उस दिन आपके टुकड़े सोफिया महल के तालाब में बहाऊंगा। घड़ी की सुई बगैर सेल चेंज किए ही हरकत में आई। जैन कमाल की बुलंद आवाज ने खामोशी का सीना बड़ी बेदर्दी से चीरा था। तुम्हारी माँ को मैं मारता तो उसे हॉस्पिटल ले जाने की नौबत ना आती। सिगार, सियाह और सुनहरी नक्शो निकार वाली सिगार जलाई गई। क्या आप कह चुके? बेजारी से भरपूर जवाब। ये कौन है? बेनियाजी से मोमिन मुराद की तरफ इशारा किया गया। भाई है मेरा, कुछ चौंक कर जवाब दिया गया। तारुफ नहीं कराओगे अपने भाई से? एक लम्हा लगा था उन्हें प्लेन तरतीब देने में। आह, जैन कमाल के एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट दादाजी। नहीं, कंधे उचकाए गए। क्या नाम है तुम्हारा? अब की बार मुखातिब ही मोमिन मुराद को किया गया। मोमिन मुराद। एक लफ्जी जवाब। कहाँ से हो? सिगार मुंह से हटाए धुएं के मरगोले उड़ाए गए। फैसलाबाद। मोमिन मुराद तकरीबन चुप था। क्या तुम हैरान नहीं हुए? बाप का नाम? जैन कमाल की तंबी निगाहों को दरगुजर किया गया। बताना जरूरी नहीं समझता। बेनियाज अंदाज। अल्लाह? जैन आलम को कब से जानते हो? गहरी निगाहों का मुसलसल मरकज मोमिन मुराद था। मैं जैन आलम के नाम से वाकिफ नहीं। ला इल्मी का इजहार। ये कौन है? उंगली का इशारा जैन कमाल की जानिब था। जैन कमाल। दो बदू जवाब दिया गया। शादीशुदा हो? अल्लाह अल्लाह, इतना पर्सनल सवाल। जी, 6 बच्चे हैं। जैन कमाल के हलक से पानी ने उतरने से इनकार किया था। 6 बच्चे? थोड़े ज्यादा नहीं हो गए? चले मोमिन मुराद। बाकायदा दांत पीसे गए। मिलकर अच्छा लगा, बरखुरदार दोबारा चक्कर लगाना। पुरसोस नजरों से मोमिन मुराद की तरफ देखा गया। मैं जरूर लगाता अगर मुझे मिलकर अच्छा लगा होता सर। सर पर खसूसी जोर दिया गया। कल मेरा जलसा है और तुम मुझे वहां मौजूद चाहिए हो जैन आलम। मैं इंतजार करूंगा। मोमिन मुराद को बात पर छोड़कर वो मुद्दे पर आए थे। मैं नहीं आऊंगा, आप इंतजार करें या जबरदस्ती? तो गोया असल मकसद ये था। वो क्यों पहले ना जान सका? तुम चाहते हो वो लड़की तुम्हारे साथ रहे और सलामत भी, तो सियासत में कदम रखो। एक धमकी ऊपर से उस लड़की की धमकी।
जैन कमाल ने बड़े जब्त से जब्त किया। ना मैं सियासत में आऊंगा और वो लड़की मेरे साथ भी रहेगी और सलामत भी। कुछ करने का सोचिएगा भी मत, मैं आपकी तरह धमकी नहीं दूंगा आलम साहब। धीमा सर्द लहजा, इतना सर्द कि मीटिंग रूम का दर्जा हरारत एकदम घटा। जा सकते हो तुम। हाथ से दरवाजे की तरफ इशारा किया गया। मेरे मामलात से दूर रहिएगा आलम साहब, इसके बाद तंबी भी नहीं करूंगा। वह कहकर सर झटकता कमरे से निकल चुका था। अल्लाह बचाए ऐसे दादा से। इंतहाई मासूमियत से कानों को हाथ लगाए, आंखों को पटपटाते मोमिन मुराद भी उसके पीछे ही निकला। तो यहाँ करते हैं इस पार्ट का एंड और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना।